हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी ग्रुप डी पर 1000 प्लस क्वेश्चन लेकर हम आने वाले हैं। ये दोस्तों हम कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं आप सबों के लिए। और ये जो दोस्तों है, ये आपका रांची सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। तो टोटल हम दोस्तों आपको 1000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं मैथ से। तो आइए दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्न आ चुका है। तो इसमें आपका जो 33 नंबर का प्रश्न है वो है दोस्तों कि 0.1 = 10 है, तो हमें 1 बराबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें करना है दोस्तों कि जैसे मैंने सबसे पहले 0.1 को जब इसका दशमलव मान को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पर बराबर में दिया है आपका 10। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ नीचे 1 लिखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 गुना 1 ही होगा इधर, और इधर हो जाएगा आपका 100। अर्थात अब हमको 1 का ही मान पूछ रहा है, तो 1 का मान कितना है 100। तो यही हमारा दोस्तों आंसर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक माँ अपने 2 बेटों को 2:3 में पैसा देती है। यदि पहले को वो 32 रुपये देती है तो कुल कितने रुपये दे रही है। ठीक, तो दोस्तों इसको हमको देखते ही सॉल्व करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1685 रुपये। अब आप पूछो कितना जल्दी आपने कैसे निकाला, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे उन्होंने टोटल 2:3 में पैसा दे रही है। ठीक, तो पहला को, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये 32 रुपये दे रही है पहला को। ठीक, पहला का अनुपात 2 है, तो 2 का मान है 32 है। ठीक, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 16। अब टोटल कितना अनुपात में पैसा दे रही है 2:3 अर्थात 5 अनुपात में। तो ये 5 से हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक नाव है, वो धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। धारा के साथ इसका मतलब अंडर स्ट्रीम। ठीक, Q बराबर वो 10 घंटे में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 10 घंटे में, तो उसका स्पीड क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, और यू ने दोस्तों ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक, डाउन स्ट्रीम मतलब ये धारा के साथ जाती है, और एक होता है आपका धारा के विरुद्ध, उसको दोस्तों हम लोग U से डिनोट करते हैं। ठीक, तो U बराबर हो गया आपका, ये 15 घंटे में जाती है 75 किलोमीटर, तो प्रति घंटे कितना हो जाएगा 75 बटा जब 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, धारा की गति। तो धारा की गति बराबर क्या होता है दोस्तों, धारा को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है S। तो धारा की गति को निकालने का जो तरीका है वो है दोस्तों कि डाउन स्ट्रीम माइनस U बटे 2 कर देते हैं। ठीक, D माइनस U/2 करते हैं। तो D आपका कितना है 10 है, और U आपका 5 है, तो 10 में 5 देने से 5 बचा। अब 5 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको पूछा जाता इसमें नाव की गति क्या है, तो नाव की गति हो जाती दोस्तों D + U/2 हो जाता है। ठीक है, नाव की गति में हमको प्लस करना है यहाँ पे, और धारा की गति में यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक रेल प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। रेल की लंबाई है 50 मीटर और ट्रेन की गति आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की दोस्तों लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ट्रेन की गति आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है हमको, तो उसका मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था
वो है दोस्तों कि अगर 18 किलोमीटर है तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, तो 18 का दूना है तो इसका मतलब ये 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की गति है। ठीक है दोस्तों, अब वो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो 10 गुना 20 हो जाएगा, ये हमारे पास 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला देखेंगे कि रेल की लंबाई 50 मीटर है। उन्होंने टोटल 200 मीटर की दूरी तय की और ट्रेन की लंबाई दोस्तों 50 मीटर है, तो बाकी जो 150 मीटर वो किसका हो जाएगा, ये आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजा है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर, तो वो कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है दोस्तों कि हम दो छोटी भुजाओं को का वर्ग को जोड़ लेते हैं। ठीक, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 का 25 हो जाता है और 12 का 124 हो जाता है, तो इधर हो जाएगा मेरा 169 और इधर भी दोस्तों 13 का 69 बराबर 169। अब जब दोस्तों दोनों मैच हो गया तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात इसमें इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ABC का औसत D है। ठीक है, तो चारों का औसत क्या होगा। अब जब दोस्तों ABC का औसत D है ABC को 3 से भाग देंगे तो ये D हो जाता है। ठीक है, तो हमको अब चारों का औसत निकालना है। ठीक है, तो इसको जो करना है कि जैसे ABC का औसत D है, तो ये जो D है ये भी तो इन तीनों का 3 भाग है, अच्छा ये भी जो है आपका क्या है, मान लीजिए A अगर A बराबर B बराबर C है। ठीक, मान लीजिए ये 10 है, 10 करके। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बता दे रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको ऐसा प्रश्न दोस्तों बहकाने के लिए दिया जाता है, जैसे आपको 10 को 3 बार जोड़ दिए हम और फिर 3 से भाग दिए, तो D भी दोस्तों हमारा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस चारों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब उन चारों का औसत क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा D ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 10 अर्थात यही D ही हो जाएगा। तो D हमारा किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों आपका नंबर 6 का प्रश्न है। तो इसमें जो तरीका है दोस्तों वो आपका दिया गया है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो इसको क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही तरीका होता है, या तो फिर एक डिफरेंस चेक करना है या मल्टीप्लिकेशन को लेकर चलना है। तो जब ये नंबर पास है तो हमको डिफरेंस ही चेक करना है। तो इसमें जो तरीका है दोस्तों आपका ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि सब विषम संख्या हो रहा है तो बीच में 9 क्यों नहीं आया, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्यों, और उसके बाद 11 आया, उसके बाद 13 आया, तो बीच में 9 नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर रूल फ्लो हो रहा है वो दोस्तों आपका अभाज्य संख्या का रूल इसमें फ्लो हो रहा है, क्योंकि 9 ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए 9 को यहाँ पर नहीं बैठाया गया। तो 11 और 13 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आप बोलेंगे कि 15 होगा, लेकिन दोस्तों ये 15 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 15 एक भाज्य संख्या है। तो 15 का अगला जो प्रश्न नंबर है वो 17 है दोस्तों, और यही 17 हमारा आंसर हो जाएगा पहला के लिए। ठीक है, इसके लिए अब हम आएंगे दोस्तों ये 10, 12, 15 नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में क्या स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें जो आएगा दोस्तों इसको ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे 2, यहाँ 3। अब अगला डिफरेंस हो जाएगा 4 का।
तो 15 और 4 हमारा 19 आंसर हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर 1 है, 9 है, 27 है और 64 है। तो 1, 9, 27, 64। अब दोस्तों इनको जब हम देखेंगे तो ये दोस्तों क्यूब पर आधारित है, ठीक है, अर्थात घन पर आधारित है। ये 1 का क्यूब हो गया, एक सॉरी हाँ ठीक, ये क्यूब और स्क्वायर दोनों पर आधारित है, ठीक, क्यूब और स्क्वायर दोनों पर आधारित है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया और ये आपका 4 का क्यूब हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहीं पर मिस्टेक है तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम अगला प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये 36, 64। तो ये 36 जो है दोस्तों आपका 6 का स्क्वायर है। ये हमको दिख रहा है कि 36, 64, 100, 144 ये दोस्तों कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर है, ठीक। हमको ये कब दिखने लगेगा, जब दोस्तों हमको 1 से कम 30 तक के स्क्वायर याद रहेंगे, ठीक। तो ये 64 दोस्तों 8 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है और ये आपका 12 का स्क्वायर है। अब दोस्तों ये किस आधारित बढ़ रहा है, तो ये आपका 2-2 करके बढ़ रहा है, डिफरेंस 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 12 to 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, 196, 196 सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहला उतना ही ज़्यादा है जितना कि तीसरा कम है, तो तीनों का जोड़ होगा। तो ये दोस्तों बहुत सिंपल है, 3 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत अगर 45 है तो तीनों का जोड़, ये प्रश्न दोस्तों कहीं पर जरूर मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो इतना इजी प्रश्न नहीं आता है। फिर भी इसका जो आंसर होगा वह सिंपल हो जाएगा, 45 तिया 135 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत 45 दिया है, ए बी और सी बटे 3 बराबर 45 दिया है। अब जब 3 को ही साइड कर देंगे हम तो 45 दिया हो जाएगा 135, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका इसमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि यहाँ पे दिया हुआ है √3 पर कितना घात x है तो बराबर 1 है, तो x का मान हमको निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कोई भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो वो हमेशा 1 ही होता है, चाहे दोस्तों वो 100 हो या फिर 10 हो या फिर 99 हो या फिर 9999 हो या फिर कोई भी एनी नंबर, अगर उसके ऊपर घात 0 है, ठीक है, सब में कर देते हैं, तो दोस्तों उसका जो मान हो जाएगा वो 1 होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे जो x का मान है दोस्तों वो x बराबर भी 0 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न आ चुका है कि एक आदमी एक सप्ताह में x केले खाते हैं तो 84 केले वो कितने दिन में खाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप का जो प्रश्न होता है, यह भी प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिए जाते हैं, और इस तरह का प्रश्न जब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो दोस्तों ये बहुत ही टाइम लॉस करता है हमारा। तो इससे दोस्तों हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम दोस्तों x का मान इसमें कोई भी 84 का दोस्तों हमको ये एक मान लेके चलना पड़ेगा, 84 का ही कोई गुणनखंड संख्या लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लेते हैं, ठीक। तो एक सप्ताह में वो मान लीजिए वो एक सप्ताह में 12 केले खाता है, ठीक। तो वो कितने सप्ताह में 84 केले खाएगा। तो टोटल 84 केले है, तो वो रोज़ अगर 12 केले खाता है तो वो
7 सप्ताह उसका लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब यहाँ पर नीचे 12 आ गया, 12 मतलब यहाँ पर x आ गया, तो ये 84 बटा हमारे पास x आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 में है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों नंबर सीरीज का है। तो इसमें दोस्तों नंबर सीरीज में क्या दिया है कि 3, 8 और 8, 18 और 33, उसके बाद ये इसका दोस्तों हमको डिफरेंस निकालना है। तो 3 और 8 के बीच डिफरेंस 5 है, 8 और 18 के बीच 10 है, और उसके बाद दोस्तों 15 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा 20। तो 20 और 33 को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारे पास प्रश्न आ चुका है। इसमें दोस्तों हमको बोर्ड मास का फॉर्मूला याद रखना है, BODMAS, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाव का काम करते हैं। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या है, जैसे 2 भागा 2 प्लस 2 दिया है। ठीक है, 2 प्लस 2 दिया, लेकिन दोस्तों ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, और फिर नीचे आपका 2 भागा 2 है, और ये आपका गुना है। तो दोस्तों यहाँ भागा दिख रहा है और यहाँ जोड़ दिख रहा है। तो आपको क्या फॉर्मूला बताया गया कि आपको पहले डिवीजन करना है। तो आप पहले इस डिवीजन को और इससे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो उससे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, तो पहले हमको ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना, तो 2 भागा 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 भागा 2 2 4 हो गया। अब इसका हो जाएगा, अब जब नीचे वाला में करेंगे तो 2 भागा 2 बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ गुना 2 हो जाएगा। ठीक, अब जब 2 भागा 4 है यहाँ पर, तो इसको हम 2 बटा 4 ही कर देते हैं, और नीचे फिर 2 कर देते हैं। अब जब 2 2 से काट देंगे तो 1/4 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 15,625 और 15,876 और 28,900 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो इसका जो वर्गमूल निकालने का तरीका है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ मान लीजिए पहला संख्या को ले लिया 15,625। दोस्तों जब यहाँ पर 5 संख्या रहेगा तो हमको लेफ्ट से 2 संख्या लेना है, और इधर 3 संख्या रख देना है। और अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 6 संख्या रहता है, ठीक, तो हमको लेफ्ट से 3 संख्या लेना है, और इधर भी 3 संख्या लेना है। ठीक है, तो अब जो दोस्तों यहाँ इसका इकाई अंक 5 दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसका इकाई अंक से उसी को गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ वो एक ही संख्या 5, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 बैठा दिया। अब ये 156 को देखेंगे। ये 156 दोस्तों कौन कौन संख्या के वर्ग के आसपास है। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, अर्थात लगातार संख्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा पहला एक 12 और एक 13 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक, तो ये 12 से तो ज़्यादा है 156, लेकिन 169 से कम है, तो इसीलिए हमको ये कम वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 125, अर्थात इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। अब 15,876 को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। 15,876। अब दोस्तों इसका जो इकाई अंक 6 है, अब कौन कौन संख्या का स्क्वायर का इकाई अंक 6 होता है, तो वो दोस्तों होता है, एक होता है 4 और एक होता है 6। ठीक, अब इन 4 और 6 में से कौन सी संख्या लेना है ये हमको यहाँ पे देखना है। तो इसको देखने के लिए दोनों तो इधर हो गया, अब 3 हो गया इधर। अब इसका दोस्तों हमको अभी 2 संख्या का स्क्वायर करना है, लगातार संख्या का। ये तो 12 का स्क्वायर हो गया और 13 का स्क्वायर हो गया 144, 169। ठीक है,
तो दोस्तों अब इन दोनों का चयन करने के लिए 4 होगा या फिर 6 होगा, इसको देखने के लिए हमको ये 12 और 13 को गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 156। तो 156 जो है दोस्तों ये 158 से कम है, मतलब ये 158 दोस्तों आपका बड़ा है, तो हमको इधर बड़ा वाला संख्या लेना है। और यही संख्या दोस्तों अगर इससे कम हो जाता तो हम ये छोटा वाला संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर 6 ले लिया। ठीक, अब इधर 12 लेंगे या फिर 13 लेंगे, इसको देखने का जो तरीका है, जब 13 का स्क्वायर होगा दोस्तों ये हो गया आपका ज़्यादा हो जाता है इससे 158 से, तो इसलिए 13 नहीं होगा, यही 12 हमारा 12 इधर लेना पड़ेगा, तो 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब ये नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी है। ये अगर किसी को 17 का स्क्वायर मालूम है तो वो इसको आसानी से निकाल लेगा। 289 होता है और 2 जीरो के बदले 1 जीरो आ जाएगा, 70 जीरो, तो 170 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 92 इंटू माने 92 गुना 92 माइनस 90 गुना 90। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करके निकालना है। तो दोस्तों ये 92 जो है दोनों सेम संख्या है, तो इसको अगर मान लेते हैं हम a का स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी है आपका 92 प्लस 90 अर्थात 182 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a माइनस बी अर्थात 92 माइनस 90 अर्थात 2 हो जाएगा। तो 182 गुना 2 बराबर हो जाएगा 364 हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी वैसा ही है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम सिंपल इसी तरह कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका हो गया 36 में 10 के 26 और 36 प्लस 10 46। अगर इसको हम इस तरह से भी गुना करके तुरंत कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको करने का और एक तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप इसको कर सकते हैं कि ये तो आपका दिख रहा है कि ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो गया a माइनस बी है यहाँ पे और a प्लस बी है। जब दोनों को गुना करते हैं तो ये आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a में कौन सी संख्या है, तो 36 है, तो 36 का जो दोस्तों स्क्वायर होता है वो होता है आपका, इसको अगर हम गुना करेंगे तो सिंपल जैसे 25 में आपका 14 चला गया तो आपका 11 हो गया, मतलब ये 1256 होता है। ठीक है, और इधर आपका b का स्क्वायर करना है माइनस करके, तो b 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1156। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी वृत्त की परिधि है 30/π है, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि को c से हम डिनोट करते हैं। c मतलब होता है सरकमफ्रेंस, लिख देते हैं हम सरकम ही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका परिधि होता है 2πr, तो हम ये सब काट देते हैं कुछ, 2πr। ठीक है, तो 2πr बराबर क्या दिया है, 30/π दिया है। तो ये दोस्तों 2 कट जाएगा, यहाँ आपका 15 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगर इसको हम नहीं भी काट सकते हैं, सिंपल इस पाई को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो ये 30 ऊपर में रहेगा
लेकिन ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा। 2r बराबर ही आपका क्या होता है दोस्तों, d होता है, अर्थात व्यास होता है। ठीक है, जब 2 त्रिज्या हो जाता है तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 30/पाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें कुछ खुशी मिलेगी, हमें कुछ प्रेरणा मिलेगा। और दोस्तों मैं इस तरह से हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों जब मैं आपके लिए इतना कर रहा तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।